तो 20 को सवाल मचाई बवाल में स्वागत करता नहीं आप लोगन का। तो चली देर नहीं करके है और ये शुरू करके है। तो ये रहा आज का पहला सवाल। द सियाचिन ग्लेशियर द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन ग्लेशियर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो पहला सवाल तो यही बन गया कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहाँ है, तो वो सियाचिन ग्लेशियर में है। अब ये सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में है, तो इसका ऑप्शन देखिए, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज या फिर लद्दाख रेंज। तो इसका उत्तर है बी, काराकोरम रेंज। सबको याद कर लेना है। देखिए, काराकोरम श्रेणी सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के काराकोरम श्रेणी में नुब्रा घाटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूपीएससी में पूछा गया है। तो एक बार अगर वो सवाल यूपीएससी में आ जाता है तो अगले 10 साल के लिए वो अलग अलग स्टेट्स एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नुब्रा वैली के उत्तर में स्थित है। ये ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर विश्व का दूसरा सबसे लंबा और गैर ध्रुवीय ग्लेशियर है। ठीक है, ध्रुवीय गैर ध्रुवीय यानी जैसे ये पोल है ना, ध्रुव, तो यहाँ पे भी ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। तो ग्लेशियर्स के अलावा यानी गैर ग्लेशियर में ये दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। फिर ऑपरेशन मेघदूत के बारे में जानिए। 1984 में भारतीय सेना ने सियाचिन पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। फिर K2 के बारे में जानिए। K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 8611 मीटर है। भी इसी काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है जो वर्तमान में पीओके क्षेत्र में है, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर्स इज बाउंड्री विद बोथ नेपाल एंड वेस्ट बंगाल। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन देखिए, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया या फिर कटिहार। इसका उत्तर आसान है, ए, किशनगंज। तो ये ऐसे करके बिहार का नक्शा है, ये वाला किशनगंज यहाँ है। तो ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी छू जाता है और यहाँ पे जो नेपाल है उसको भी छूता है। ठीक है, तो देखिए, किशनगंज की स्थिति यह बिहार का सबसे उत्तर पूर्वी जिला है और इसकी उत्तरी सीमा नेपाल, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल यानी राज्य की सीमा से लगती है। सर्वाधिक वर्षा वाला किशनगंज और किस लिए जाना जाता है। किशनगंज बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जिला हैं जो अपनी जूट और चाय की खेती के लिए भी प्रसिद्ध हैं। पश्चिम चंपारण, इसी तरह पश्चिमी चंपारण जिला उत्तर में नेपाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। तो अभी जो हमने मैप बनाया था बिहार का ऐसा कुछ, तो किशनगंज अगर यहाँ है, ये अगर देखिए किशनगंज है, तो ये जो है ये वेस्ट चंपारण है। ठीक, तो वेस्ट चंपारण का ये हिस्सा किसे टच करता है, नेपाल से, और ये हिस्सा उत्तर प्रदेश से। ठीक है, फिर देखिए सर्वाधिक वर्षा ये तो हो गया ना। अगला प्रश्न, द मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज लोकेटेड नियर विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको जब बताया था रिंग ऑफ फायर के बारे में, तब ये भी बताया था कि पैसिफिक ओशियन में यानी प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच जो कि डीपेस्ट पॉइंट अर्थ का है वहाँ मिलता है। अब बोल रहा है कि ये किस द्वीप समूह के पास स्थित है। ऑप्शन देखिए, जापान आइलैंड, जापान द्वीप समूह, फिलीपींस आइलैंड, फिलीपींस द्वीप समूह, इंडोनेशिया आइलैंड, इंडोनेशिया द्वीप समूह या फिर हवाईयन आइलैंड्स, हवाई द्वीप समूह। इसका उत्तर है बी, फिलीपींस द्वीप समूह। देखिए, मैरियाना ट्रेंच ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्व में मैरियाना द्वीप समूह के पास स्थित है। इसका सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर डीप है जो लगभग 11,034 मीटर गहरा है। अब गर्तों का निर्माण कैसे हुआ है। टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने, कन्वर्जेंट बाउंड्री के दौरान सभी महासागरीय प्लेट के नीचे धंसने, सबडक्शन से गर्तों का निर्माण होता है। देखिए, सुंडा गर्त क्या है। यह हिंद महासागर का एक प्रमुख और गहरा गर्त है जो मुख्य रूप से इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पास स्थित है। ठीक, तो देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, जो पैसिफिक ओशियन का क्षेत्र है, वहाँ पर बाउंड्रीज कन्वर्ज हो रही हैं, यानी जो धरती है, समुद्र के नीचे की धरती, वो आपस में मिल रही है। ठीक है, इसलिए यही ज़्यादा भूकंप वगैरह आते हैं। तो मिलते हैं ना, तो ये अंदर की तरफ धंसते हैं और गहरा धंसते हैं अंदर धरती के अंदर,
और यहीं पर ट्रेंच यानी गर्तों का निर्माण होता है। तो जो इधर फिलीपींस होगा, इधर देखिए ऑस्ट्रेलिया है, इधर चाइना होगा, इधर रशिया होगा, इसके पास जो धरती धंस रही होगी वहाँ कहीं मैरियाना ट्रेंच का निर्माण हो रहा होगा, जो कि सबसे गहरा गर्त है दुनिया का, और वो कहाँ मिलता है? पैसिफिक ओशियन में। तो अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे लगता है कि मोस्टली बच्चों को आता भी होगा। तो ऑप्शन देखिए, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर डंकन पास। तो इसका उत्तर है आसान, जो कि है सी, 10 डिग्री चैनल। अगर आपको नहीं था याद तो याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 10 डिग्री चैनल ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक जलडमरू मध्य है, जो उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। लगभग 150 किलोमीटर चौड़ा है। फिर 8 डिग्री चैनल ये भारत के मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप को मालदीव देश से अलग करता है। फिर अगर 9 डिग्री चैनल की बात करें तो यह मुख्य लक्षद्वीप समूह को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। और फिर अगर हम डंकन पास की बात करें तो ये दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करने वाला एक जलमार्ग है। 9 डिग्री 8 डिग्री आप लोग समझ रहे हैं, जो अर्थ है, जो ये 0 डिग्री है इक्वेटर, तो यहीं कहीं 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, तो ऐसे करके जहाँ पर 10 डिग्री है ना, वो उसकी बात हो रही है। फिर कहीं 9 डिग्री होगा, फिर कहीं 8 डिग्री होगा, ऐसे। चलिए अगला प्रश्न, द भोर घाट पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग 2 इम्पॉर्टेंट सिटीज़? भोरघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन, मुंबई और पुणे, मुंबई और नासिक, पलक्कड़ और कोयम्बटूर, या फिर तिरुवनंतपुरम और मदुरई। तो इसका उत्तर है ए, मुंबई और पुणे। जब भी भोरघाट की बात आएगी तो मुंबई और पुणे। तो देखिए, भोरघाट ये महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट सह्याद्री में स्थित एक प्रमुख पहाड़ी दर्रा है, जो मुंबई को पुणे से रेलवे और सड़क मार्ग मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे द्वारा जोड़ता है। अगर हम थाल घाट की बात करें तो ये मुंबई को नासिक और नागपुर कोलकाता मार्ग से जोड़ता है। अगर हम पाल घाट की बात करें यानी पलक्कड़ गैप, तो यह केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है और नीलगिरी व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ऐसे क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करें के रूप में पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको पढ़ लें और याद कर लें। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द चाइल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी और ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 टू 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ऑप्शन, 17.7%, 21.5%, 25.4% या फिर 16.5%। इसका उत्तर है ए, 17.7%। देखिए, भारत की वृद्धि दर 2001 से 11 के दौरान भारत की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही, जो इससे पहले दशक में यानी 21 में इससे पिछले दशक की तुलना में कम थी। तो इससे पिछले दशक में कितनी थी? तो 21.54%। बिहार बनाम भारत की वृद्धि दर जहां 17.7% है, वहीं बिहार की दशकीय वृद्धि दर 25.42% थी, जो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी आगे है। फिर अगर हम नागालैंड की बात करते हैं तो भारत का नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था जहां 2011 में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि यानी नेगेटिव ग्रोथ रेट -0.58% दर्ज की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इससे पहले हमने इक्वेटर की बात की थी, है ना। इस वीडियो में हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं। हमारी सारी वीडियोस देखिए, इन्हीं प्रश्नों के अंदर ही हम आपका सारा सिलेबस कवर करवा रहे हैं। ठीक है। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? ऑप्शन, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर चीन। इसका उत्तर है सी, पाकिस्तान। तो देखिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, यह रेखा एशिया में भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से गुजरती है। यह पाकिस्तान के क्षेत्र को नहीं छूती क्योंकि उसके दक्षिण से निकल जाती है। भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश और म्यांमार से कर्क रेखा गुजरती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कर्क रेखा कुल मिलाकर विश्व के 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका और लगभग 16 देशों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंटेंस लीचिंग कॉज्ड बाय हेवी रेनफॉल, यानी अत्यधिक वर्षा के कारण होने वाली तीव्र नीलाक्षण लीचिंग की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप किस मिट्टी का निर्माण होता है?
ऑप्शन काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी। ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, अलुवियल सॉइल या फिर एराइड सॉइल। याद रखना है लेटराइट सॉइल है इसका उत्तर। लीचिंग एल से एल लेटराइट सॉइल बन रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, लेटराइट मिट्टी ऊंचे तापमान और भारी मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों में सिलिका और चूने के बह जाने निक्षालन से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें आयरन ऑक्साइड की प्रचुरता के कारण इसका रंग ईंट जैसा लाल होता है। मुख्य फसलें, यह मिट्टी उपजाऊ कम होती है लेकिन खाद और उर्वरकों के प्रयोग से इसमें काजू, चाय, कॉफ़ी और रबड़ की खेती बहुत अच्छी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर प्रमुख क्षेत्र, ये मुख्यतः पश्चिमी घाट के ढलानों, केरल, कर्नाटक, मेघालय की पहाड़ियाँ और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेटराइट सॉइल या फिर लेटराइट मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, इसलिए इसके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन याद करनी है आप लोगों को। अगला प्रश्न, द बरौनी थर्मल पावर स्टेशन इन बिहार रिसीव्स इट्स कोल सप्लाई प्राइमरीली फ्रॉम विच स्टेट। बिहार में स्थित बरौनी ताप विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति मुख्य रूप से किस राज्य से होती है। ऑप्शन उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़। तो इसका उत्तर है बी, झारखंड। कोयले का स्रोत, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय को कोयले की आपूर्ति मुख्य रूप से पड़ोसी राज्य झारखंड के झरिया और कटीली कोयला खदानों से की जाती है। तो पहला चीज़ कि बरौनी थर्मल पावर प्लांट कहाँ है बिहार में, तो बेगूसराय में है, ठीक है। और इसको कोयला की आपूर्ति कहाँ से मिलती है, तो झारखंड के झरिया और कटीली कोयला खदानों से। अब जल आपूर्ति कहाँ से होती है, यह विद्युत संयंत्र को शीतलता कूलिंग के लिए पानी की आपूर्ति समीप बहने वाली गंगा नदी से होती है और इसकी स्थापना 1960 के दशक में सोवियत संघ के सहयोग से शुरू की गई थी, ठीक है। ये याद रखना है कि सोवियत संघ के सहयोग से बरौनी थर्मल पावर प्लांट शुरू किया गया और वर्तमान में यह बिहार में बिजली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स इज अ कोल्ड विंड दैट ब्लोज फ्रॉम एल्प्स माउंटेन टुवर्ड द मेडिटेरेनियन सी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन एक ठंडी हवा है जो आल्प्स पर्वत के भूमध्य सागर की ओर चलती है। इसका ऑप्शन है मिस्ट्रल, सिरोको, बोरा या फिर खमसिन। तो इसका उत्तर है ए, मिस्ट्रल या फिर मिस्ट्रल। तो देखिए, ये फ्रांस के आल्प्स पर्वत से होकर रोन घाटी, रोन वैली के रास्ते भूमध्य सागर की ओर बहने वाली एक अत्यधिक ठंडी और शुष्क पवन है। इसके आने से तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है। फिर अगर हम बोरा की बात करें तो यह भी यूरोप के एड्रियाटिक सागर के उत्तरी तट पर चलने वाली एक अत्यंत ठंडी ध्रुवीय हवा है। अगर हम सिरोको की बात करें तो इसके विपरीत सिरोको सहारा मरुस्थल से उत्तर की ओर भूमध्य सागर पार कर इटली जाने वाली गर्म और धूल भरी पवन है। अगला प्रश्न, द सरदार सरोवर डैम इज अ मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित एक प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। ऑप्शन तापी, नर्मदा, माही या फिर साबरमती। तो इसका उत्तर है बी, नर्मदा रिवर या फिर नर्मदा नदी। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना यह गुजरात में नर्मदा नदी पर बना एक विशाल गुरुत्व बांध यानी ग्रेविटी डैम है। इसे 4 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को लाभ मिलता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी इसी बांध के पास साधु बेट द्वीप पर निर्मित है। नर्मदा नदी यह अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है और भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। यह डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुआरी ज्वांडना मुख बनाती है। एस्चुआरी यानी एस्चुरीज, ठीक है। ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। अगला प्रश्न, द ग्रेनाइट एंड जेनेसिस रॉक्स ऑफ द सदर्न बिहार रीजन बिलोंग टू विच जियोलॉजिकल रॉक सिस्टम। यानी दक्षिणी बिहार क्षेत्र के ग्रेनाइट और नीस चट्टानें किस भूगर्भीय शैल प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन विंध्यान प्रणाली, धारवाड़, टर्शरी या फिर क्वाटरनरी। तो इसका उत्तर है बी, धारवाड़। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार स्पेशल है, बिहार की ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, धारवाड़ चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, गया में पाई जाने वाली चट्टानें धारवाड़ क्रम की हैं। ये सबसे प्राचीन रूपांतरित चट्टानें हैं जिनमें मैंगनीज, अभ्रक और प्रस्तर खनिज पाए जाते हैं, ठीक। फिर अगर विध्यान चट्टानें की बात करें तो दक्षिण पश्चिम भारत जैसे रोहतास और कैमूर में पाई जाती हैं। ये सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल, चूना पत्थर का मुख्य स्रोत है।
फिर अगर अपन टर्शरी चट्टानों की बात करें तो ये बिहार के उत्तर पश्चिम यानी पश्चिम चंपारण के शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रास टाइप्स इज क्लासिफाइड अंडर द टेम्परेट ग्रासलैंड? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस घास के मैदान को शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन देखिए, सवाना, कैंपोज, स्टेपीज या फिर लानोस। इसका उत्तर है सी, स्टेपीज। याद रखना है, कर लेना याद, या फिर ऐसा करना कि पूरे जो वर्ल्ड क्लाइमेट और उससे मिलते जुलते जितने भी टॉपिक है ना उसको ऐसे याद करते हैं, उसको ऐसे 3 हिस्से में बांट लेते हैं, यहाँ से भी 3 हिस्सों में बांट देते हैं, और ये एक होता है और ये एक होता है। तो ऐसे करके ना आपको हर एक के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हर एक क्लाइमेट में मिल जाती है, वर्ल्ड क्लाइमेट स्पेशली। ठीक है, तो अगर आपको जानना है तो मुझे बताइएगा, मैं अपने नोट्स में से इसको बना के आप लोगों को दिला दूँगी। देखिए, तो शीतोष्ण मैदान यानी टेम्परेट मध्य अक्षांशों में ठंडी जलवायु में उगने वाली छोटी घास के मैदानों को शीतोष्ण घास के मैदान कहते हैं, जैसे स्टेपीज यूरेशिया में, प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, फिर अगर उष्ण कटिबंधीय मैदान यानी ट्रॉपिकल की बात करें तो भूमध्य रेखा के पास गर्म क्षेत्रों के घास के मैदान जैसे सवाना अफ्रीका, लानोस वेनेजुएला में और कैंपोस ब्राज़ील में कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, द मुंडेश्वरी टेम्पल हिल एन एंशिएंट हिस्टोरिकल साइट इन बिहार इज पार्ट ऑफ विच हिल रेंज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बिहार एग्जाम, बिहार स्टेट। तो बिहार का एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल मुंडेश्वरी मंदिर की पहाड़ी किस पहाड़ी श्रृंखला का हिस्सा है? ऑप्शन, राजगीर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, खड़गपुर की पहाड़ियाँ या फिर मंदार पहाड़ियाँ। तो इसका उत्तर आसान है, बी, कैमूर हिल्स। तो कैमूर की पहाड़ियों के बारे में अगर हम बात करें तो भारत के सबसे प्राचीन चालू मंदिरों में से एक मां मुंडेश्वरी का मंदिर कैमूर जिले की पमवारा पहाड़ी पर स्थित है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला कैमूर हिल्स का ही बड़ा हुआ पूर्वी छोर है। खड़गपुर पहाड़ियों की बात करें तो ये बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है और यहाँ कई प्रसिद्ध गर्म जल कुंड, हॉट स्प्रिंग जैसे लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड और रामेश्वर कुंड स्थित है। फिर अगर हम मंदार हिल की बात करें तो बिहार के बांका जिले में स्थित एक एकल ग्रेनाइट पहाड़ी है जिसका धार्मिक और पौराणिक महत्व समुद्र मंथन की कथा है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एक्सपीरियंसेस द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट? भूमध्य सागरीय जलवायु कैरेक्टराइज्ड बाय द ड्राई समर्स एंड वेट विंटर्स। तो पहला सवाल तो इसी से बन गया कि जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है इसका कैरेक्टराइजेशन क्या है? तो ये ड्राई समर्स और वेट विंटर्स लाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु का अनुभव करता है, जिसकी विशेषता शुष्क गर्मियाँ और सर्दियों में वर्षा होना होता है? ये सेंट्रल कैलिफोर्निया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी उत्तर पूर्वी भारत, अमेजोन बेसिन या फिर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका उत्तर है ए, सेंट्रल कैलिफोर्निया। देखिए, भूमध्य सागरीय जलवायु यह महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच पाई जाती है। भूमध्य सागर के चारों ओर के देशों के अलावा मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली और दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन इसका प्रमुख उदाहरण है। खट्टे फलों का उत्पादन यह जलवायु अपनी सर्दियों की वर्षा और धूप वाली गर्मियों के कारण साइट्रस फलों जैसे अंगूर, नींबू, संतरा, जैतून और विश्व स्तर पर वाइन, शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अमेजन बेसिन, यहाँ भूमध्य रेखीय जलवायु यानी इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाई जाती है, जहाँ वर्ष भर उच्च तापमान और प्रतिदिन वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न, द तूतीकोरिन पोर्ट वीओ चिदम्बरम पोर्ट इज अ मेजर सी पोर्ट लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ विच स्टेट? सी पोर्ट के लिए आप लोगों को एक पूरी लिस्ट तैयार करनी है, कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, बिहार अक्सर ऐसे सवाल पूछता है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित एक प्रमुख समुद्री बंदरगाह है? ऑप्शन, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका। इसका उत्तर है बी, तमिलनाडु। तो तूतीकोरिन बंदरगाह यह तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर मन्नार की खाड़ी के पास स्थित एक कृत्रिम और गहरा बंदरगाह है। ठीक है, कृत्रिम याद रखना है। यह मुख्य रूप से श्रीलंका के साथ व्यापार और कोयला उर्वरक परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु के प्रमुख बंदरगाह, तमिलनाडु भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 3 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं, चेन्नई, एन्नौर, कामराजार और तूतीकोरिन। फिर अगर न्यू मैंगलोर बंदरगाह की बात करें तो यह कर्नाटक का प्रमुख बंदरगाह है जिसे कुद्रेमुख के लौह अयस्क के निर्यात का मुख्य द्वार माना जाता है।
अगला प्रश्न, द संकोच रिवर फॉर्म्स द पॉलिटिकल बाउंड्री बिटवीन टू इंडियन स्टेट्स। संकोच नदी किन दो भारतीय राज्यों के बीच राजनीतिक सीमा बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इसको याद कर लेना है। संकोच रिवर के बारे में पिछले साल भी पूछा गया था। तो देखिए ऑप्शन देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश, असम और वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, या फिर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो इसका उत्तर है बी, असम एंड वेस्ट बंगाल। संकोच नदी यह भूटान के हिमालय क्षेत्र से निकलती है और भारत में प्रवेश कर असम और पश्चिम बंगाल राज्यों के बीच एक प्राकृतिक और प्रशासनिक सीमा रेखा बनाती है, जिसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अगर हम लोग बिहार यूपी की सीमा की बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कर्मनाशा, गंडक और घाघरा सरयू नदियाँ विभिन्न स्थानों पर सीमा रेखा का निर्धारण करती है। सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्सफोलिएशन डोम्स यानी अपशल्कन गुंबद इन ग्रेनाइट रॉक्स। ग्रेनाइट चट्टानों में अपशल्कन गुंबद, प्याज के छिलके की तरह चट्टान का उतरना के निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर क्या है? देखिए ऑप्शन क्या है, केमिकल वेदरिंग, रासायनिक अपक्षय, फिजिकल मैकेनिकल वीदरिंग, भौतिक यांत्रिक अपक्षय, बायोलॉजिकल वीदरिंग, जैविक अपक्षय, या फिर ग्लेशियल डिपोजिशन, हिमनद निक्षेपण। इसका उत्तर है बी, अपशल्कन एक्सफोलिएशन मरुस्थलीय या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में दैनिक तापांतर, दिन में अत्यधिक गर्मी और रात में ठंड के कारण चट्टानों की बाहरी परतें फैलती और सिकुड़ती हैं। इससे ऊपरी परत प्याज के छिलके की तरह अलग हो जाती है। ये भौतिक अपक्षय का रूप है, इसको याद कर लेंगे सब लोग, ठीक। अगला है रासायनिक अपक्षय। इसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और जल योजन, हाइड्रेशन जैसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होती है। अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन परसेंटेज। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत पाया जाता है? ऑप्शन, कटिहार, जमुई, वेस्ट चंपारण, या फिर पश्चिमी चंपारण, या फिर बांका। तो इसका उत्तर याद कर लेंगे, सी, वेस्ट चंपारण याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिम चंपारण बिहार में थारू और अन्य उप जनजातियों की उपस्थिति के कारण पश्चिम चंपारण जिले में अनुसूचित जनजाति की आबादी का प्रतिशत और संख्या दोनों सबसे अधिक है। बिहार में कुल एसटी, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का हिस्सा बहुत कम, मात्र 1.3% है, क्योंकि झारखंड के अलग होने के बाद अधिकांश जनजातीय क्षेत्र दक्षिण में चले गए। देखिए अनुसूचित जाति, इसके विपरीत बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी का प्रतिशत वाला जिला गया है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, द क्यूरोशियो करंट एंड ओयोशियो करंट मीट नियर द कोस्ट ऑफ विच कंट्री क्रिएटिंग रिच फिशिंग जोन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यूरोशियो धारा और ओयोशियो धारा किस देश के तट के पास मिलती है, जिससे समृद्ध मत्स्य पालन क्षेत्र का निर्माण होता है? देखिए अगर कभी भी हम विश्व के भूगोल की बात करें तो बिहार का सबसे प्रमुख जो सेंटर वाला पॉइंट है वो जापान के आसपास की चीज़ों को पूछता है, ठीक है। ये मैंने अक्सर देखा है प्रीवियस ईयर पेपर को जब भी मैंने एनालाइज किया है। तो इसका ऑप्शन है कनाडा, जापान, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका, या फिर चिली। तो देखिए इसका उत्तर है बी, जापान, सी। तो जापान का मत्स्य क्षेत्र उत्तर से आने वाली ठंडी ओयोशियो या कुरील धारा जब दक्षिण से आने वाली गर्म क्यूरोशियो धारा से जापान के पूर्वी तट के पास टकराती है तो वहाँ घने कोहरे का निर्माण होता है। यह स्थिति मछलियों के भोजन प्लवक के लिए सर्वोत्तम है। विश्व का सबसे बड़ा केंद्र, इसी कारण जापान के आसपास का प्रशांत महासागरीय क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में गिना जाता है। अगर हम गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की बात करें तो यह जोड़ी अटलांटिक महासागर में कनाडा के ग्रैंड बैंक के पास मिलकर ऐसा ही मत्स्य क्षेत्र बनाती है। तो यही के साथ पहुँच जाएं, लड़त जाएं और बढ़त जाएं। जय बिहार।